अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जब कोई मुकदमा उन पे कर दिया जाता है, बिलखुसूस पर्चा एफआईआर किसी भी क्रिमिनल केस के नतीजे में, और बाद में अगर वो राज़ीनामा करने चाह रहे हैं, दोनों फ़रीक़ैन यानी मुद्दई और मुलजिम राज़ीनामे की तरफ चल पड़े हैं, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ चल पड़े हैं, सेटलमेंट हो गई है, तो राज़ीनामा करने के कुछ कवायद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने लगा हूँ वो है राज़ीनामा उस सूरत में जब एक शख्स उसमें ज़ख्मी हुआ हो, मज़रूब हो, एक बंदे को इंजरी आई हो। अब इस सिनेरियो को इस तरीके से समझें कि एक शख्स के ऊपर दूसरा आदमी हमला करता है और जो दूसरा शख्स है वो ज़ख्मी हो जाता है। अब ज़ख्मी होने वाला शख्स खुद तो एफआईआर नहीं करा पाया वक्त पर, तो उसके किसी रिलेटिव ने एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कि आगे ट्रायल चलने लग पड़ा। अब कुछ अरसा गुजरता है, ट्रायल चलता है, और अब क्या होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में राजीनामा हो जाता है, यानी इंजर्ड पर्सन, कंप्लेनेंट पार्टी और मुल्जमान के बीच में राजीनामा हो जाता है। अब ये राजीनामा जो है मुद्दई और सिर्फ मुल्जिम के बीच में नहीं होगा, इसमें इंजर्ड पर्सन की स्टेटमेंट भी बड़ी मैटर करेगी सेटलमेंट और राजीनामा करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंजर्ड पर्सन ही कंप्लेनेंट ऑफ द केस भी हो। समटाइम्स वो कंप्लेनेंट बन जाता है, समटाइम वो नहीं बन पाता। समटाइम्स जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदा मजरूब है, इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी कंप्लेंट खुद तो दर्ज नहीं करा पाएगा। जाहिर है उसका कोई भाई या कोई और पर्सन, क्योंकि सेक्शन 154 सीआरपीसी बाउंड नहीं करता कि एफआईआर वही दर्ज कराए जो बंदा जख्मी हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में जिसमें मजरूब और है, कंप्लेनेंट और है, तो कंप्लेनेंट की भी और मजरूब यानी इंजर्ड पर्सन, विक्टिम ऑफ द ऑफेंस का भी राजीनामा कोर्ट की फाइल में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर राजीनामा नहीं हो सकेगा। यहाँ पे गलती बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में आ जाते हैं सिर्फ मुद्दई को लेके कि जनाब ठीक है, हम मुल्ज़िम को माफ़ करते हैं, लेकिन कोर्ट कभी भी ऐसी सेटलमेंट को नहीं मानेगी। वो कहेगी कि इंजर्ड की स्टेटमेंट भी लेके आओ, चाहे वो स्टेटमेंट ऑरल हो या फिर बयान हल्फी की शक्ल में हो, और इंजर्ड पर्सन भी कोर्ट में आके कहेगा कि मैंने अपने मुल्जिम को माफ़ किया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, हमारे मामला तय पा गए। फिर ही वो राजीनामा, वो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, वो सेटलमेंट ओके समझी जाएगी और एक्विटल की तरफ कोई बात आगे जा पाएगी। यहाँ पे एक बात मज़ीद बताता चलूँ कि सेटलमेंट, रिकॉन्सिलिएशन, राजीनामे यानी दोनों फ़रीक़ैन में अगर किसी किस्म की जो गलतफ़हमी थी वो दूर हो गई है और मुद्दई माफ़ करना चाह रहा है मुल्ज़िम को, तो सिर्फ वही सेटलमेंट कोर्ट के नज़दीक काबिल कबूल है जो कोर्ट के अंदर जिसकी प्रोसीडिंग की जाएगी, जिसके लेन देन के मामला कोर्ट के अंदर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा जुर्म है जैसे कि 302, इसमें अगर कोई दियत, कंपनसेशन या लेन देन के मामला के जी हम दियत देते हैं और अगला मानने पे तैयार हो जाता है कि मैं माफ़ करता हूँ इस मुल्जिम को या इस मुजरिम को, अगर वो कन्विक्शन की जजमेंट हासिल कर चुका हुआ है, तो ये राजीनामे, ये लेन देन कोर्ट के थ्रू होगा, कोर्ट के अंदर होगा, तो उसकी वैलिडिटी होगी। 12 ऐसे हुआ है कि मुल्जिमान जो हैं दियत के पैसे या कंपनसेशन मुद्दइयों को आउटसाइड द कोर्ट देते हैं, यानी अदालत के बाहर देते हैं, और बाद में मुद्दई मुकर जाता है कि जनाब मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं मुल्जिम से, तो मैं माफ़ी कैसे दूं, मुझे तो कोई दियत मिली नहीं। इसीलिए कहा जाता है लीगल कोर्स को अपनाया जाए, लीगल प्रोसीजर को अपनाते हुए कोर्ट के थ्रू लेन देन किया जाए। यहाँ पे लोग एक और गलती भी करते हैं कि लीगल काउंसिल साथ में अपॉइंट नहीं करते, कहते हैं कि जी राजीनामा ही तो है, हम कर लेंगे, हम खुद बड़े सियाने हैं। और उनका यही सियानापन, उस वक्त की जो कंजूसी है, वो उनको बहुत मसाइल का शिकार करती है। बेहतर यही है कि राजीनामा, सेटलमेंट, रिकॉन्सिलेशन करते वक्त भी दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से कौंसल्स मुकर्रर होने चाहिए जो उनकी राजीनामे को प्रॉपरली ड्राफ्ट करें, लिखें स्टैम्प पेपर के ऊपर, या अगर कोर्ट कह रही है कि मुझे ज़ुबानी भी हो गया तो उनकी तैयारी कराकर अपनी निगरानी में कोर्ट में पेश करें। वकील कराने के यही तो फ़वायद हैं। इस मौके पर जहाँ पे लेन देन, और बात सिर्फ थोड़े पैसों की नहीं है, जितना बड़ा ऑफेंस होता है या जितने ज़्यादा मजरूबान होते हैं उसके अंदर, जितनी बड़ी नौयत का मामला होता है, उतनी ज़्यादा तो कंपनसेशन होती है, उतनी बड़ी दियत होती है। तो भाई आप लाखों के मामला, 50 लाख, 70 लाख, समटाइम करोड़, 2 करोड़, ये दियत जाके सेट हो रही है, तो आप वो सिंपल, आपको लॉ की समझ भी नहीं, आप वकील की निगरानी के बगैर कैसे वो करेंगे। तो इन मसाइल से बचने के लिए कि जी
बाद में मुद्दई मुकर ना जाए कि मैंने किसी किस्म की कोई दियत या कंपनसेशन वसूल नहीं की। आप उसको कोर्ट के थ्रू करें, लीगल कौंसल्स यानी एडवोकेट्स की निगरानी में, सुपरविजन में, ताकि आपको मसाइल ना हो, ताकि बआसानी तरीक़ाकार के ज़रिए और बग़ैर किसी नुकसान के आपका मुलजिम को ट्रायल से बाहर आ जाए, एक्विटल हो जाए राजीनामे की बुनियाद पर, और जेल में है तो जेल से बाहर आ जाए, अगर जेल में नहीं है, ज़मानत पर है, तो वो मुकदमे से उसका काम ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।